हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की कुल अवधि जो है ये कितने मिनट की होती है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अकॉर्डिंग जो है हॉकी मैच की जो कुल अवधि है ना, यानी टाइम ड्यूरेशन जो है ये 60 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट के जो है 4-4 क्वार्टर में जो ये आपके खेले जाते हैं। तो 60 मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2019 से पहले जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का जो टाइम ड्यूरेशन होता था ना, वो आपका 70 मिनट तक जो वो खेले जाते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत अब तक जो है हॉकी में कुल कितने पदक जो वो जीत चुका है। तो देखिए, भारत अब तक हॉकी में जो है ओलंपिक में कुल आपके 12 पदक जो वो जीत चुका है, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। इसके अलावा 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है भारत ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत ने अपना हॉकी में पहला जो गोल्ड मेडल है ना, ये किस वर्ष जीता था। तो देखिए 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से जो है पहला स्वर्ण पदक जो हॉकी में जो वो जीता गया था। और मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से लेकर जो है 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जो है भारत के द्वारा हॉकी खेल में जो वो जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य जो 2 स्वर्ण पदक है, जैसे आपको पता है कि भारत जो अब तक 8 स्वर्ण पदक जो वो हॉकी में जीत चुका है, और अन्य जो 2 स्वर्ण पदक है ना, ये आपके वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक में जीता था, और वर्ष 1980 में जो है मास्को ओलंपिक में जो है ये आपका अंतिम स्वर्ण पदक जो है हॉकी में जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो भारत की तरफ से पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था ना हॉकी में, उस समय जो है भारतीय टीम के जो हॉकी के कप्तान थे वो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही जो है मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम आप चेन्नई है, और इन्हीं के द्वारा चेन्नई में जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल एक थियोसोफिस्ट भी थी, जो कि आपका एनी बेसेंट से जो वो बहुत प्रेरित हुई थी, और इन्हें जो है कला में योगदान के लिए जो है 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम आपका पद्म भूषण है, इन्हें 1956 में जो है पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रेणी है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी को जो है ये आपका शिवालिक जो है वो कहा जाता है। तो शिवालिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शिवालिक में आपके कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। तो देखिए, शिवालिक में शामिल राज्य जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये सभी जो है आपके शिवालिक में शामिल राज्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को अगर पूछा जाए तो देखिए, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को जो है ये आपका वृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जो इसे जाना जाता है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, ये आपका लगभग 6000 मीटर है। और हिमालय की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है, ये आपका इसी पर्वत श्रेणी में जो वो पाया जाता है।
तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर जो है पश्चिम से पूर्व जो आपका 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, इसके बारे में जो वो पूछा जाता है। जैसे कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सिंधु और सतलज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को जो है ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को जो है ये आपके कुमाऊं हिमालय के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को जो है ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत हिमालय को जो है ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए भारत में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग की जो स्थापना है ना, ये 12 अक्टूबर 1993 को जो है वो किया गया था। तो 12 अक्टूबर 1993 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस अधिनियम के तहत, तो इसे जो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा जो है इसे वैधानिक आधार जो है वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा NHRC का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मुख्यालय है ना, ये आपके सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और NHRC के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये आपके 2021 से ही जो है अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में किसके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपके मेजर ध्यानचंद के जो है जन्मदिन के अवसर पर जो वो मनाया जाता है। तो ध्यानचंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है ना, ये आपका 1905 में हुआ था। और ये जो है 1928, 1932 और 1936 में जो आपका भारत की तरफ से हॉकी में जो आपका स्वर्ण पदक जीता गया था, उसमें जो है ये आपके भारतीय हॉकी टीम के भी जो वो हिस्सा रहे थे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद को जो है द विजार्ड के नाम से या फिर हॉकी के जादूगर के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। और इन्हें जो है 1956 में जो है पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है ना, वो आपका गोल यानी लक्ष्य जो है ये मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2022-23 इंडियन सुपर लीग का जो 9वां सीजन का विजेता था ना, ये कौन रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ISL ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। और 2022-23 इंडियन सुपर लीग का जो 9वां सीजन का विजेता रहा था ना, ये आपका ATK मोहन बगान रहा था। तो ATK मोहन बगान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ISL की बात कर ले तो देखिए ISL की जो स्थापना है ना, ये आपका 21 अक्टूबर 2013 को जो है ISL की स्थापना जो वो किया गया था। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ISL का जो पहला संस्करण है ना, यानी पहला सीजन जो है ये कब खेला गया था। तो देखिए ISL का जो पहला सीजन है ना, ये आपका 2014 में जो है 8 टीमों के साथ जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2014 में जो आपका पहला संस्करण हुआ था, उसका जो है विजेता टीम कौन रहा था। तो ये आपका ATK रहा था। और उप विजेता जो है ये आपका केरला ब्लास्टर्स रहा था। वहीं अगर 2022-23 के 9वें सीजन की बात कर ले तो ATK मोहन बगान जो इसका विजेता रहा था। और उप विजेता यानी रनर अप जो रहा था ये आपका बेंगलुरु FC रहा था। 2023-24 के अगर 10वें सीजन के बारे में पूछा जाए तो देखिए ISL 2023-24 के 10वें सीजन का जो विजेता है ना, ये आपका मुंबई सिटी FC रहा है। और रनर अप जो है ये आपका मोहन बगान सुपर जायंट रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य सीजन के आप उप विजेता और विजेता जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दुर्गा पूजा जो है ये किस राज्य का एक मुख्य त्यौहार है। तो देखिए दुर्गा पूजा की बात कर ले तो ये जो आपके देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में जो है दुर्गा पूजा जो है वो मनाया जाता है। और ये जो दुर्गा पूजा है ना, ये पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्यौहार है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका हर वर्ष सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर पूछा जाए तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है ना, ये आपके अश्विन माह में जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अकबर से संबंधित जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था, जहां पर आपके 3 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये अकबर के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना, ये आपका अकबर के द्वारा किया गया था। सेकंड आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि जो आपका फतेहपुर सीकरी जो कि आपका एक नगर है, इसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है वर्ष 1571 में जो है वो बसाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का जो आपका है ना, ये मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है वर्ष 1571 में जो इसे बसाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि बीजापुर और गोलकोंडा को जो है अपने अधीन जो है ये आपका अकबर के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका अकबर के बारे में जो वो गलत जो वो दिया गया था, क्योंकि जो आपका बीजापुर और गोलकोंडा को अपने जो अधीन कर लिया था ना, ये मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा किया गया था, ना कि अकबर के द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर जो वो गलत दिया गया था। अब गलत दिया गया था पूछा गया था, या फिर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, तो सही तो आपका ये दोनों दिया गया है, और गलत स्टेटमेंट जो आपका ये वाला जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे पेश जो है वो किया गया था। तो देखिए, अगर अनुच्छेद 21A की बात कर ले तो इसे जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है अनुच्छेद 21A को जो है सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष के कम आयु के सभी बच्चों को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जो है अनुच्छेद 45 के विषय को भी जो वो बदल दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माइग्रेशन ड्यू टू यानी प्रवास जो है ज़्यादातर किसके कारण होता है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, वो शहरों की ओर जो वो पलायन करने के लिए जो वो मजबूर हो जाते हैं। तो इसका जो वो कारण जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रवास ज़्यादातर जो ये किसके कारण होता है। तो देखिए, कई लोग बेहतर जीवन जीने के लिए जो है ये पलायन करने का जो वो फैसला करते हैं, और सबसे जो मुख्य कारण है ना पलायन करने का, वो आपके रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है। यानी रोजगार के अवसर पाने के लिए जो है लोग जो है वो पलायन करते हैं। इसके अलावा लोग पलायन क्यों करते हैं, तो देखिए अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा और कभी कभी फसल की विफलता ने जो है ग्रामीणों को शहर की ओर पलायन करने के लिए जो वो मजबूर कर दिया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन सी जो है वो दी गई है। तो देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार ये जो आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये आपका सम्मिलित किया गया है। और मौलिक अधिकार के भाग 3 को जो है ये आपके मैग्ना कार्टा के रूप में भी जो वो वर्णित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा जो है ये किस भाग को कहा जाता है, तो ये आपके भाग 3 को जो है वो कहा जाता है। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो वो लिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक एवं विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता का अधिकार, ये जो आपका विदेशियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी आपके विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी आपके विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये भी आपको विदेशियों को जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत के लिए जाने एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये भी आपके विदेशियों के लिए जो है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 जो है ये आपके मानव व्यापार एवं बालात श्रम पर रोक, ये भी आपके विदेशियों के लिए जो है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 24 जिसमें आपके कारखानों के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी आपके विदेशियों के लिए जो है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 की बात कर ले तो देखिए विभिन्न धर्मों के प्रचार प्रसार एवं उनके अंगीकार करने के लिए स्वतंत्रता, ये भी आपके विदेशों के लिए जो एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 भी जो है ये आपका विदेशों के लिए एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है
करों के भुगतान से मुक्ति, ये जो आपका अनुच्छेद 27 में कहा गया है। और ये भी आपका विदेशियों के लिए जो है वो एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 28 में जो है आपके कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और ये भी आपका विदेशियों के लिए जो है एक मौलिक अधिकार है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले केवल भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी विदेशी नागरिक को जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 15 जिसमें आपके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ये आपका सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो है ये आपके मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 भी जो आपके सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 19 भी आपके केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 29 भी जो आपके केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। और अनुच्छेद 30 भी जो है ये आपके केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ये सब अनुच्छेद जो है ये आपके सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही जो है मौलिक अधिकार जो वो प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु डिस्कवर्ड एवोगाड्रो लॉ, यानी एवोगाड्रो लॉ की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमादेओ एवोगाड्रो के द्वारा जो है एवोगाड्रो लॉ की जो डिस्कवर है वो किया गया था। और कब, तो ये आपका 1811 में जो वो कहा गया था कि एक सिद्धांत के समान तापमान और दबाव पर समान मात्रा में गैसों में उनकी रासायनिक प्रकृति और भौतिक गुणों की परवाह किए बिना समान संख्या में जो है ये आपके अणु होते हैं। ये जो आपका एवोगाड्रो लॉ में जो है 1811 में जो वो कहा गया था। तो अमादेओ एवोगाड्रो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एवोगाड्रो गैस लॉ के अगर फार्मूला की बात कर ले तो इसका जो फार्मूला होता है ना वो आपका V1/N1 इक्वल टू V2/N2 होता है। जहाँ पर V1 क्या है तो ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम है और V2 जो है ये आपका सेकंड वॉल्यूम है। N1 की बात कर ले तो ये आपका फर्स्ट अमाउंट ऑफ गैस जो कि मोल्स में होता है। और N2 जो है ये आपका सेकंड अमाउंट ऑफ गैस जो कि आपका मोल में होता है। तो ये आपका जो है ये मैथमेटिकल फार्मूला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना इनमें कौन कौन जो वो भाग लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो इनमें जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन कौन जो आपके शामिल होंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपके शामिल होंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का जो गठन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये आपके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है 1928 में जो वो किया गया था। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस बैठक में जो आपके कौन कौन मौजूद थे। तो देखिए इस आयोजित बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी जो वो मौजूद थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये तो हो गया आपका HSRA। इससे पहले जो इसका नाम था ना वो आपका HRA था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जो ये आपका HSRA बना है ना ये आपका 1928 में बना है। लेकिन अगर HRA की स्थापना का अगर पूछा जाए तो ये आपका 1924 में जो है कानपुर में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस नक्षत्र में जो है 5 तारे होते हैं। तो देखिए कैसियोपिया जो कि एक बड़े W या M जैसा दिखता है और इसमें जो आपके 5 जो है वो आपके तारे होते हैं। तो कैसियोपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या फिर आपसे नहीं पूछा गया था। पीर पंजाल जो श्रेणी है ना ये किस हिमालय का भाग है। तो देखिए पीर पंजाल की बात कर ले तो ये जो आपका धौलाधर श्रेणी का भाग है और धौलाधर श्रेणी को जो है ये आपका बाहरी हिमालय या फिर लघु हिमालय के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो धौलाधर श्रेणी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित भारत का एक बड़ा ललित कला सम विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय का पहले जो है क्या नाम था। तो देखिए इसका जो पहले नाम था ना ये मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 16 अप्रैल 1926 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने जो है राय उमानाथ बाली, राय राजेश्वर बाली और लखनऊ के अन्य संगीत संरचकों और पारखी की मदद और सहयोग से जो है लखनऊ में एक संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका जो नाम था वो आपका मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भोपाल जो गैस त्रासदी है ना ये कब हुआ था। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है 2 तारीख को रात 12 बजे जो है आपका 1984 में हुआ था। तो आपके ऑप्शन में 2 दिसंबर 1984 दिया गया होगा या फिर 3 दिसंबर 1984 दिया गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर को रात 12 बजे जो है वो आपका ये घटना हुआ था। तो 3 दिसंबर भी हो सकता है क्योंकि 12 बजे जो रात होता है ना वो आपका उस टाइम डेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जो आपका लीक हुआ था। तो देखिए इस त्रासदी में जो आपका गैस लीक हुआ था ना ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो वो रिसाव हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और किस कंपनी के कारखाने में जो ये गैस का जो वो रिसाव हुआ था। तो देखिए भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जो है एक जहरीली गैस का जो वो रिसाव हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में सांची का जो स्तूप है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सांची के स्तूप की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सांची का जो स्तूप है ना ये भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसे मूल रूप से जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। इसके अलावा सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है कब घोषित किया गया था। तो देखिए सांची के स्तूप को 1989 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो वो नामित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो मुझे अस्पष्ट रूप से मिले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन जो था आपका पब्लिक गुड्स जो है एक प्रश्न जो वो पूछा गया था। पब्लिक गुड्स से जो है क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका फ्रुक्टोज उसके बाद आपका सुक्रोज उसके बाद आपका ग्लूकोज से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। फ्रुक्टोज ग्लूकोज और सुक्रोज से आपका क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से जो वो पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक प्रश्न जो है बच्चों द्वारा मुझे मिला था कि हाउ टू सेव इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है आप सेव जो वो कैसे करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा जो है कंप्यूटर से क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।